हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पर साइंस की क्लासेस चलाई जाती हैं जो आपकी मेनली सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए ही हैं। इसलिए जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सबसे ज़्यादा सीटेड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका जो बेस है वो एनसीईआरटी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट होगा वो प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। आज का टॉपिक हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो क्रॉप्स होती हैं यानी कि फसल होती है उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप को हम बोलते हैं हिंदी में फसल। क्या बोलते हैं? फसल। तो क्रॉप क्या होती है? फसल। When the plants of same kinds are cultivated at one place on a large scale are called crops। तो दोस्तों क्रॉप्स क्या होती हैं? जब हम किसी लैंड पर, मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, अगर हम इस लैंड पर एक ही तरह की फसल उगाते हैं, ये सारी की सारी फसल क्या है? एक ही तरह की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे गेहूँ उगाए तो ये किसकी क्रॉप है? हमारी गेहूं की क्रॉप है। ये जो पूरी की पूरी लैंड है वो क्या है? क्रॉप जो है वो क्या है? गेहूं के लिए है। ठीक है। क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जितनी भी फील्ड के अंदर हमारे जितने भी प्लांट्स होंगे तो उसमें क्या होंगे? वो सभी व्हीट के होंगे। अगर हम कह रहे हैं क्रॉप ऑफ पल्सिस, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जितने भी प्लांट्स होंगे वो कौन से होंगे? पल्सिस के होंगे। ठीक है। अब हमारे आगे क्या है कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको हमने दो बेसिस पे डिफाइन करा है। पहला खारिफ क्रॉप और दूसरा राबी क्रॉप्स। पहला खारिफ क्रॉप और दूसरा राबी क्रॉप। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो आपके टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे, सब पे डिपेंड करती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह की डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप्स होती हैं। हमारे जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको दो बेसिस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला खारिफ क्रॉप और दूसरा राबी क्रॉप्स। ठीक है। खारिफ क्रॉप दोस्तों याद रखिएगा, खारिफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जो कि हमारी कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में, यानी कि बरसात के मौसम में। ये कब सोन की जाती है? रेनी सीजन में, यानी कि जून से लेके सितंबर का जो महीना होता है। अब आपको पता है रेन कब शुरू होती है? बेसिकली ज़्यादातर जून जुलाई में हमारी स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक हमारा रहती है। करेक्ट। तो ये हमारा रेनी सीजन होता है। तो इस सीजन के अंदर हमारी कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? खारिफ क्रॉप्स। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। अब आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है याद रखने में कि हम मैम याद कैसे करें कि ये खारिफ क्रॉप है या राबी क्रॉप्स है। तो देखिए इसके एक मैं मिनोमोनिक्स बता देती हूँ। तो इसका एक मिनोमोनिक्स क्या है? पैडी मेज पर कॉटन बिछाकर सोया। ठीक है। देखिए मैं बता देती हूँ इसका क्या है मिनोमोनिक्स। पी फॉर पैडी, लाइक से पैडी, मेज पे ग्राउंडनट और कॉटन बिछा के सोया। ठीक है। तो ये पे और ये आपका और बिछा के ये हमारे एक्स्ट्रा हैं। बाकी आपके इसके अलावा जो पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन और सोयाबीन, ये हमारे कौन सी हैं? खारिफ क्रॉप है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पैडी मेज पर ग्राउंडनट और कॉटन बिछा के सोया। तो इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा कि ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये हमारी खारिफ क्रॉप है। बाकी उसके अलावा अगर कोई भी क्रॉप सामने आ जाती है तो वो हमारी कैसी हो जाएंगी? राबी क्रॉप्स हो जाएंगी। और दोस्तों राबी क्रॉप कौन सी होती है? राबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो हमारी विंटर सीजन में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? विंटर सीजन। और आपको पता है विंटर सीजन कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी आती हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लीन सीड्स। ये सभी हमारी कौन सी होती है? राबी क्रॉप्स होती है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम ही था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, यानी कि किसी चीज़ का उत्पादन करना, कि हमारी जब, और हम यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, क्रॉप यानी कि हमारी फसल का। हम अपनी फसल को किस तरीके से उगाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रैक्टिसेस की क्रॉप प्रोडक्शन की, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से आपके स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हम बीज उगाते हैं, सो करते हैं। सोइंग मतलब आपका बीजों को उगाना, यानी कि बीजों को हमारे खेतों के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर डालना। उसके बाद क्या होता है, हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। फिर इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंचाई। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, वीड्स से बचाना। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। उसके बाद हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट मतलब कटाई, ठीक है। और स्टोरेज करना, उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, स्टोरेज मैनेजमेंट। करेक्ट। आइए अब हम इन सभी स्टेप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हमारा सॉइल को प्रिपेयर करना। तो देखिए, जब हम सॉइल को प्रिपेयर करने की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारी जो भी ये खेत है, जो भी कोई फसल है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लूज। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। और हमें लूज क्यों करना पड़ता है, सो दैट हमारी जो आपकी जो जड़ें हैं, रूट, आपका जो यहाँ पे पेड़ उगेगा, ठीक है, उसकी जड़ें उगेंगी यहाँ पे। अगर आपकी जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके इसको एयर अच्छे से मिल पाएगी, वाटर अच्छे से मिल पाएगा, और वो ज़्यादा अंदर तक जा पाएंगे। ठीक है। और साथ में किसको मदद मिलेगी, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को, जो उस आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, अगर फ्रेंड ऑफ फार्मर की बात की जाती है कि हमारे जो फार्मर हैं उनके फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो अर्थवॉर्म्स को हमारा फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि सॉइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आप उसे लूज करें, टर्न करें, तो वो किस लिए पड़ती है, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर, वो अच्छी तरीके से हमारे प्लांट्स को मिल सकें। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स नीचे भी हैं, ठीक है, वो हमारे प्लांट्स तक अच्छे से जा सकें। इसलिए हमारे को अपनी जो सॉइल है उसे लूज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे इसके अंदर प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, यही होता है कि हम जब वो प्रोसेस जिससे हम आपकी जो सॉइल है उसे लूज करते हैं, टर्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या प्लगिंग कहते हैं। और ये किसकी मदद से किया जाता है दोस्तों, प्लग, हमारे प्लग मशीन, आपके प्लग्स आते हैं, उसकी मदद से ये किया जाता है। और ये हमारा किसका बना होता है, या तो वुड का या आयरन का। अगर हमारी मान लीजिए सॉइल बहुत ड्राई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा पानी डालना पड़ेगा प्लगिंग करने से पहले। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी सॉइल आपकी क्या है, सूख रही है, ड्राई है, तो प्लगिंग करने से पहले आपको उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। और क्या करते हैं जब आप प्लगिंग का स्टेप करते हैं, कि जो भी आपके बड़े बड़े क्लम्प्स हैं फील्ड के अंदर, यानी कि मोटे मोटे आपकी हो सकते हैं, आपके सॉइल के बॉल से बने हुए हों, या बहुत मोटी मोटी ईंटें सी बनी हुई हो सॉइल की, आपको क्या है, उन्हें तोड़ना है। ठीक है, उन क्रम्स को तोड़ना है, और उसको बिल्कुल एक मिट्टी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, लेवलर की मदद से आप उसमें लेवलिंग करते हैं। आपने पहले क्या करा, आपने पहले जो वहाँ की सॉइल थी उसे लूज करा, ताकि आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे मिल सके प्लांट्स को। ठीक। उसके बाद आपने क्या करा, आपने जो वहाँ पे क्रम्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े ईंटें थी या कुछ भी थी जो सॉइल की बनी हुई थी, उसको आप उनको ब्रेक करेंगे। उसके बाद ब्रेक करने के बाद अब आपके पास जो मिट्टी आई, उस मिट्टी को आप लेवलर की मदद से अच्छे से लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी को एक सार बिछाना, यानी कि अगर ये आपकी फील्ड है तो मिट्टी एक सार कर देना इस तरीके से, तो मिट्टी हमारी ऐसे करके लेवलिंग में आ जाएगी। ये हमारी मिट्टी है तो वो एक सार हो जाएगी। ये सब किसकी मदद से किया जाता है, लेवलर की मदद से किया जाता है। ठीक है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारे को टिलिंग करने से पहले मैन्योर को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये किस लिए, ताकि हमारा क्या हो सके, जो हमारा मैन्योर है वो सॉइल के अंदर अच्छे से मिल सके। ठीक है। और मॉइस्ट करने की भी ज़रूरत करनी पड़ती है कभी कभी सॉइंग करने से पहले। चलिए, अभी मैंने प्लग की बात की थी, देखिए दिस इज योर प्लग।
ये किसका बना हुआ है, हमारा वुड का बना हुआ है। इस पार्ट को बोलते हैं प्लग शाफ्ट और इस पार्ट को बोलते हैं प्लग शेयर। ठीक है, ये हमारे को किस में मदद करता है, हमारे जो सॉइल के क्लम्प्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है। और एक और टूल हमारे यूज़ किया जाता है, ये भी हमारा प्लगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं हॉ। क्या बोलते हैं इसे, हॉ बोलते हैं। और इसका यूज़ किस लिए होता है, हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा पुल किए जाते हैं। किसके द्वारा पुल किए जाते हैं, खींचे जाते हैं आपके एनिमल्स के द्वारा। और एक यूज़ होता है दोस्तों कल्टीवेटर। ये हमारी क्या है, बेसिकली ट्रैक्टर से खींचे जाने वाली मशीन है। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज योर कल्टीवेटर, और इसे कौन खींच रहा है, ये ट्रैक्टर खींच रहा है, राइट। सो कल्टीवेटर क्या है, आपका ट्रैक्टर से खींचे जाने वाली मशीन है, जिसका इसका यूज़ क्या है कि हमारे जो लेबर है, हमारी मेहनत है और टाइम है, उसे बचाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, प्लांट्स को, जो प्लांट के सीड है उसे ग्राउंड में उगाना, डालना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अब इसने पहले लेवलिंग कर दी पूरी मिट्टी की। ठीक है, ये देखिए इसने लेवलिंग कर दी। अब क्या कर रहा है, लेवलिंग के बाद ये एक एक बीज को इसके अंदर डाल रहा है, करेक्ट। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। इस सोइंग के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरा सीड ड्रिल्स। याद रखिएगा, एक होता है ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरा सीड ड्रिल्स। देखिए ट्रेडिशनल टूल में क्या है कि यहाँ पे आपका एक बुलक होते हैं। ठीक है, ये आपकी इस मशीन को खींचते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं ये इसमें क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं। क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं, और वो सीड इसके द्वारा होती हुई नीचे हमारी ज़मीन में होती हुई जाती है। और सीड ड्रिल हमारा आजकल का मेथड है। इसमें क्या करता है, हमारे जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे आपके जाते हैं और इक्वल डेप्थ पे जाते हैं। और इसके बाद ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो अच्छे से सॉइल को कवर कर ले, मतलब सॉइल सीड्स को कवर कर ले, और सीड्स जो हैं वो बर्ड्स के द्वारा ना खाए जाएं, और इससे टाइम और लेबर भी बचता है। तो आज की डेट में हमारा बेस्ट मेथड सीड ड्रिल ही है, और ट्रेडिशनल मेथड हमारा ये है। ठीक है, अब बच्चों कुछ याद रखिएगा, अभी मैंने बताया हम क्या करते हैं, खेतों के अंदर सीड्स को क्या करते हैं, डालते हैं उन्हें उगाने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको हम डायरेक्टली वहाँ पे नहीं उगा सकते। तो क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स भाई होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को नर्सरी में उगाते हैं, उनको एक सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधों के अंदर, और फिर उसको मैनुअली हमारे खेतों के अंदर जाके वो रख देते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जब हम सीडलिंग करते हैं बेसिकली, या फिर जब हम आपका सोइंग करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितनी भी सीड्स हों वो आपकी एक ही जगह पे ना इकट्ठी हो जाए, बल्कि एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो। इसका कारण दोस्तों क्या होता है, जिससे कि उनको कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। मान लीजिए अगर हम एक ही जगह पे दो तीन तरह के, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब सभी को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। तो ये जो सॉइल है किस किस को न्यूट्रिएंट देगी, इसको इसको या इसको किसको देगी। बट इसकी जगह पे अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे इन्हें अगर लगाएंगे, तो क्या होगा कि सॉइल इसको भी न्यूट्रिएंट्स देगी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल के अंदर हमारे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स देने का काम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स करते हैं। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैन्योर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं। कैसे होते हैं, मैन मेड। इनको केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और नेचुरली हमारा बेसिकली आपका काउ डंग, इस तरीके से चीज़ों से ये बनाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैन मेड होते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं। मैन मेड है तो फैक्ट्री में बनेंगे, ये हमारे फील्ड्स के अंदर। याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारे जो NPK, जब से जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर। लेकिन हमारे मैन्योर के अंदर ये वाले नहीं होते, कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, और ये हमारे मैनमेड होते हैं। इस वजह से जो हमारे को प्लांट्स के अंदर वो चाहिए, आपकी क्या चाहिए, आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमारे को भरपूर मात्रा में मिलते हैं। फर्टिलाइज़र के केस में, मैन्योर के केस में नहीं मिलते, इसे याद रखिएगा।
ठीक है। ह्यूमस कौन सा सब्सटेंस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारे जो डेड प्लांट्स लीव्स होती हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं ग्राउंड में रह जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करते हैं एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमस का काम क्या है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एयर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वहाँ की बढ़ जाती है, फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं और टेक्सचर जो है सॉइल का वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक। फर्टिलाइजर्स का बेनिफिट क्या रहता है दोस्तों कि हमारे को अच्छी क्रॉप्स मिलती हैं जैसे कि वीट मेज एंड पैडी, बट अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाता है हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल कम हो जाती है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, अगर हम फर्टिलाइजर्स की जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज़ करें, या फिर क्या कर सकते हैं हम हमारी जो लैंड है दो क्रॉप्स के बीच में उसको हम अनकल्टिवेट यानी कि वहाँ पे हम कोई क्रॉप ना उगाएं, या फिर दूसरा क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन हैं अगर हमारे को किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अगर हमें किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, या तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कीजिए, या फिर दो क्रॉप्स के बीच में उस लैंड को अनकल्टिवेटेड रखिए, या फिर क्रॉप रोटेशन यानी कि आज हमने एक तरह की क्रॉप उगाई, ठीक, फिर अगली बार हम इसके अंदर दूसरी तरह की क्रॉप उगाएंगे, लेट्स से दूसरी तरह की क्रॉप हो गई, फिर हम दोबारा से वही वाली उगाएंगे। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो सारे प्लांट्स की क्या है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, इन प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, इसकी अलग होगी, तो क्या होगा इससे सॉइल को टाइम मिल जाएगा अपनी वो जो न्यूट्रिएंट्स में कमी हो गई थी उसको फुलफिल करने का। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई मतलब क्रॉप्स को पानी देना। क्या होता है सिंचाई का मतलब, क्रॉप्स को पानी देना। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलोंग विद द मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स। हमारा जो वाटर है एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ समी। अगर हमारे को सफिशिएंट वाटर मिल जाता है किसी भी प्लांट को तो वहाँ पे आपके जो पौधे हैं वो उगाए जा सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं उसके सभी पार्ट्स के अंदर जाते हैं। और क्या होता है वाटर किस में हमारे को मदद करता है, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट में भी प्लांट्स को हेल्प करता है यानी कि बचाता है उन्हें। ठीक है, सूखेपन से जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उससे भी क्या करता है प्लांट वाटर बचाता है। और क्या करते हैं, मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो मॉइस्चर है उसे मेंटेन रखता है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन की वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन वेराई करती है, मतलब अलग अलग होती है। अब मान लीजिए गर्मी है, गर्मी के अंदर आपको ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, और अगर आपकी सर्दी है तो आपको कम देना पड़ेगा, और आपको विंटर है तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कुछ क्रॉप जो होती हैं उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कुछ क्रॉप्स की हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कि हमारे कॉटन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम वीट प्लांट्स की बात करें तो वीट प्लांट को हमारे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप किस टाइम पे और कितनी फ्रीक्वेंसी पे पानी देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इरिगेशन करेंगे, ये सब चीज़ें हमारी तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्रॉप पे, सॉइल पे और सीजन पे। ठीक है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं इरिगेशन के, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक, रिवर, डैम, कैनाल्स, इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है इरिगेशन करने का। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपके 4 मेथड दे रखे हैं, पुले सिस्टम, चैन पंप, ढेकली एंड लीवर सिस्टम। इस तरीके से पहले क्या किया जाता था, इरिगेशन किया जाता है ट्रेडिशनल टाइम में। आजकल कैसे किया जाता है, ड्रिप सिस्टम से और स्प्रिंकल सिस्टम से। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, आपका ये जो पानी होता है ना, ये देखिए ना पाइप्स लगे हुए हैं, तो ये जो पाइप्स होता है ये डायरेक्टली आपकी रूट में जाके डिप बाय डिप एक एक बूंद पानी डालता है, सो दैट पानी वेस्ट भी ना हो और आपकी क्या है इनकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी हो जाए। इसमें क्या होता है पानी को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया जाता है जिससे कि प्लांट्स जो पानी है पूरे खेतों में फैल जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है। तो इस आजकल जो ये वाले मेथड है उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मैंने बताया था आपको अभी, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, वीड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स को हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा अगर आपके देखिए कोई भी प्लांट होगा वो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक, अगर हमारे को उस खेत में
मान लीजिए ये मैंने गन्ने का खेत उगाया, यहाँ पे गन्ने का खेत है ये, ठीक, ये गन्ने का खेत है। अब यहाँ पे क्या है, छोटे 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 प्लांट्स उग गए, ठीक। अब ये क्या करेंगे भाई, अब आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इस गन्ने को भी है और इनको भी है, तो ये भी लेंगे, गन्ना भी लेगा, तो इससे क्या होगा कि इनका कोई यूज़ नहीं है हमारे हमारे उसमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें हटा देंगे, किस लिए, ताकि जो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स है वो किसको मिल सके, गन्ने को मिल सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हमें वहाँ से अपने खेतों से हटाने पड़ते हैं, सो दैट जो आपके मेन प्लांट्स हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, न्यूट्रिएंट की, स्पेस की, लाइट की, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपरूट करते हैं, यानी कि जड़ों से भी निकाल सकते हैं, किल कर सकते हैं वीड को, ठीक है। और याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है वीड्स को रिमूव करने का। तो याद रखिएगा बच्चों, आपका जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, वो इससे पहले कि फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस करें, उससे पहले पहले हमें क्या करना होता है, आपके जो वीड्स होते हैं उसे रिमूव करना होता है। और हमारे कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं कंट्रोल करने के लिए वीड्स को, जैसे कि 2 और 4D, इस तरह के केमिकल का यूज़ होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पॉइंट्स बना के पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट आता है दोस्तों हार्वेस्टिंग। अब भाई देखो, हमने सब सारे काम तो कर लिए, हमने प्लांट्स को उगा भी लिया, ठीक है, वीड से भी प्रोटेक्ट कर लिया, इरिगेशन करा, सब कुछ करा। अब हमारा टाइम किस चीज़ का आ चुका है, उन प्लांट्स को हार्वेस्ट करने का, यानी कि बेसिकली कटिंग करने का। किसका टाइम आ चुका है, हमारी जो क्रॉप है उसे कट करने का। जब हमारी जो क्रॉप्स होती हैं मैच्योर हो जाती हैं, जब उसको कटिंग का टाइम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्रॉप्स को खींच लिया जाता है या फिर ग्राउंड के पास से काट दिया जाता है, ठीक है। 3 से 4 महीने लगते हैं हमारे सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में। हार्वेस्टर का दोस्तों यूज़ किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या जाता है, हमने जो क्रॉप को हार्वेस्ट करा, यानी कि मान लीजिए आपने गेहूं है, वीट है, ठीक है, अब आपने गेहूं इस तरीके से आपने खींच लिया, अब इस पे गेहूं होंगे, ठीक, ये गेहूं है, इस तरीके से ये गेहूं लगे हुए हैं हमारे इस क्रॉप के ऊपर। अब आपने निकाल तो लिया हार्वेस्टिंग की मदद से, हार्वेस्टर की मदद से, लेकिन अब हमारे को इसको भी तो अलग करना पड़ेगा शाफ से। ये शाफ होती है, डंडी जो होती है ये शाफ होती है, ठीक है। ये जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनको अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दोस्तों बताया था। थ्रेशिंग वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। क्या करते हैं, पिटाई, किसकी, इन गेहूं की। जब हम इसे किसी उस पर रख के, मान लीजिए कोई जगह है, इस पर इसकी पिटाई करेंगे तो क्या होगा, आपके जो ग्रेन्स हैं वो शाफ से, ये जो डंडी है इसको शाफ बोलते हैं, ये शाफ से आपके जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है आपका, कंबाइन एक मशीन आती है, उससे भी हम हमारी थ्रेशिंग कर सकते हैं, या फिर विनोइंग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर्स है सेपरेशन कैसे करते हैं ग्रेन और शाफ का, विनोइंग। विनोइंग मैंने आपको बताया था दोस्तों मेथड। विनोइंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, एक छन्नी लेके खड़ा हो जाता है और यहाँ से हवा आती रहती है, और जैसे जैसे वो हमारे ग्रेन्स को गिराता है, इसमें से शाफ आपका अलग होता चला जाता है और ग्रेन्स यहाँ पे आपके इकट्ठे होते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है, हमने बच्चों सारे काम कर लिए, अब आपकी हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे को उसको स्टोर करना है। क्या करना है, स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज का यूज़ करते हैं। अब घर में तो हम हमारे जो आपके डब्बे होते हैं उसके अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन जब हमारे को लार्ज क्वांटिटी में स्टोरेज करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आपके ग्रेनरीज, ठीक है। फार्म स्टोर किस में करते हैं, जूट बैग में और मेटेलिक बिन के अंदर, ठीक। और आपका अगर लार्ज स्केल का आपको स्टोरेज करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिलोस एंड ग्रेनरीज का। और उन्हें हम रैट से बचाते हैं और इंसेक्ट से बचाते हैं, किस में स्टोर करके, सिलोस और ग्रेनरीज में। अगर हम घर में स्टोर करते हैं तो हम क्या डालते हैं, ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं। और अगर हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मतलब अभी देखो घर में तो आपने नीम की पत्तियां डाल दी, लेकिन अगर आप बड़े ट्रीटमेंट कर रहे हो, बड़े लार्ज स्केल पे स्टोरेज कर रहे हो, तो वहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, केमिकल ट्रीटमेंट देते हो,
क्या करते हो, केमिकल ट्रीटमेंट देते हो, ताकि जो हमारे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे आप इन्हें बचा सको। दोस्तों ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।